डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस सीरीज पे काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये वीडियो आ रहा है। एक सीरीज मिलेगी आपको मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, दैट इज़ IMP। हर सब्जेक्ट का IMP की एक सीरीज मिल जाएगी आपको, जिसमें हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बियरिंग स्ट्रेस। हो सकता है आपके सिलेबस में ये मशीन डिजाइन में दिया हो सकता हो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या फिर इसे सोम भी कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, किसी भी सब्जेक्ट में दिया हो, दैट इज़ नॉट अ मैटर। आज हम बियरिंग ऑफ स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि इससे रिलेटेड आप लोगों को मटेरियल नहीं मिल रहा, तो मैं सोचा कि चलो इसको डिस्कस ही कर लेते हैं। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस सीरीज में हम ये डिस्कस कर रहे हैं, बट ये कितना इंपॉर्टेंट है इस पर हम कह नहीं सकते हैं कि इससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जरूरी नहीं है कि इस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और ये मैं चूंकि IMP सीरीज में ऐड कर रहा हूँ इसलिए आपको करना ही करना है। चूंकि इससे रिलेटेड मटेरियल नहीं मिल रहा था इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ, और फॉर सेफ साइड आप डेफिनेटली इसको कवर कर सकते हैं। तो हम इसका थियरी डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, और डेफिनेटली कुछ MCQ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, या फिर उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे उनको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको वो प्लेलिस्ट दिख रही होगी IMP मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की। हालांकि बहुत ज़्यादा वीडियो है नहीं, अब तक केवल मैंने 3 वीडियो इसमें बनाए हुए हैं, और ये तीनों वीडियो आपके डिमांड पे मैंने बनाए थे। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से रिलेटेड कुछ वीडियो, और आप डिमांड कर रहे हो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा हम बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे ये तीनों वीडियो हैं, आप चाहो तो इनको भी देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली इससे आपका जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाला पूरा पोर्शन है कवर हो जाएगा। काफ़ी लंबी वीडियो है, बट आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार अपीयर हुए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नोटिफिकेशन वाली बेल है ना उसको भी दबा लीजिए। आजकल मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मुझे कुछ टॉपिक शेयर कर देते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाइए, मटेरियल नहीं मिल रहा है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, इस पर MCQ करवा दीजिए, ये वाला MCQ करवा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं ये करवा दीजिए। तो मैं देखता हूं कि उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब आपको वीडियो क्यों नहीं मिली, मैं टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करता हूं, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करता हूं, और डेफिनेटली अगर आप यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब किए हुए तो आपको नोटिफिकेशन भी जाना चाहिए। तो एक काम और कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। स्टिल आपको नहीं मिलता है तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये टेलीग्राम चैनल है, इनको भी ज्वाइन कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, वीडियो की लिंक यहाँ पे मिल जाएगी, वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एजुकेटिंग टुडे फॉर बेटर टुमारो। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लेते हैं। बैकग्राउंड इसलिए जरूरी है कि हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो स्ट्रेस आपने पढ़ा है उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जब तक आप पिछले वाले पॉइंट्स को कंपेयर नहीं करेंगे आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लेते हैं। स्ट्रेस क्या है, आप सभी को पता है कि स्ट्रेस एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो हमारे मटेरियल को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो होता है अप्लाइड या डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल ही होता है, बट डायरेक्शन जो होती है वो बस अपोजिट होती है, तभी तो रिस्टोर करेगा। तो सिंपल ये क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है। अब बेसिकली जो आपने पढ़ा होगा इन जनरल, जो हर बुक में आपको मिलेगा, वो 2 टाइप्स के आपने पढ़े होंगे। एक तो नॉर्मल स्ट्रेस पढ़े होंगे और एक शेयर स्ट्रेस पढ़े होंगे आपने। नॉर्मल स्ट्रेस में अब वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, टेंसाइल है, कंप्रेसिव, वो सारी चीज़ें आप जानते हो, बट मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो नॉर्मल स्ट्रेस आप सभी लोगों को पता है कि अगर स्ट्रेस जो क्रॉस सेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। मतलब जो हमारी क्रॉस सेक्शन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है तो उसे हम कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। और इसी तरीके से अगर वो परपेंडिकुलर ना लग के पैरेलल लग रहा होगा, कुछ इस तरीके से देखिए, स्ट्रेस पैरेलल लग रहा होगा। पैरेलल कब करेगा, जब आपका फोर्स टेंजेंशियल लगेगा सरफेस के, तब स्ट्रेस पैरेलल जनरेट होगी, और अगले बार में जो फोर्स होगा वो भी आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे फोर्स पैरेलल है और आपका जो स्ट्रेस है वो भी पैरेलल डायरेक्शन में लग रहा है, बस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। देख रहे हो आप, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और स्ट्रेसेस आपका इस डायरेक्शन में काम कर रही हैं। तो इसे हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस। और कुछ इस तरीके से भी आप फील कर सकते हो। देखिए, इसको हम डायरेक्टली कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब ये नॉर्मल स्ट्रेस है। थोड़ा सा हमने बेंड कर दिया तो हमारे नॉर्मल का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ गया, तो इसको क्या करने लगा, ये शेयर करने लगा, तो एक शेयर स्ट्रेस भी आ गई। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो आप जानते हो। अब हम बात करते हैं बियरिंग स्ट्रेस क्या है, इनसे अलग है क्या? हाँ, थोड़ी सी अलग है।
बियरिंग स्ट्रेस जो होती है ना, दैट इज द कॉन्टैक्ट प्रेशर बिटवीन द टू सेपरेट बॉडी। दो सेपरेट बॉडी अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में है और वहां पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो जो कांटेक्ट प्रेशर होगा उसके वजह से, या उसी को हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट प्रेशर को ही हम बियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। या जो कांटेक्ट फोर्स है डिवाइडेड बाय द जो कांटेक्ट प्रोजेक्टेड एरिया है उसे हम कहते हैं बियरिंग स्ट्रेस। या फिर वहां पे जो कांटेक्ट फोर्स है उसको बियरिंग फोर्स हम कह लेते हैं, और जो प्रोजेक्टेड एरिया है उसे हम बियरिंग एरिया कह लेते हैं। बियरिंग मतलब किसी चीज को बियर करना, जो इस दर्द को सहन कर रहा है ना, जो एरिया उस दर्द को सहन कर रही है, उस एरिया को हम बियरिंग एरिया कहते हैं। अब कंपैरिजन के लिए थोड़ा सा मैंने वही चीजें जो पहले हमने डिस्कस किया है उसी को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब जो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स है, बेसिकली ये कंप्रेसिव नेचर क्या होता है आप देखोगे आगे डायग्राम में आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो जो कंप्रेसिव फोर्स है दैट इज डिवाइडेड बाय द कैरेक्टरिस्टिक एरिया परपेंडिकुलर टू इट। कैरेक्टरिस्टिक एरिया की मतलब बियरिंग एरिया जो होती है उसी को हम कह रहे हैं। अब ये एक सिंपल डायग्राम है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हमारे पास एक बार है या प्लेट है और यहाँ पे हुक टाइप का कुछ बनाया हुआ है। इन दोनों में होल करके हमने क्या किया, इसे नट बोल्ट से टाइट कर दिया। और इसके बाद सपोज कर लीजिए कि इस भाई साहब को हम कहीं फिक्स करके और यहाँ से हम कुछ मशीन या कुछ भी हैंग कर दे रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस मतलब टेंशन आ जाएगा। टेंशन आ गया, अब क्या होगा, हमको तो ये पता है कि इसमें बेसिकली आपका टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगी, ये जो बोल्ट है उस पर शेयर स्ट्रेस आ जाएगा, शेयर के थ्रू वो फेल होगा। बट इसके अलावा, इन दोनों के अलावा यहाँ पे एक बियरिंग स्ट्रेस आती है। जैसे कि हमने बात किया कि बियरिंग स्ट्रेस आएगी आपके कांटेक्ट सरफेस पे। तो कितने कांटेक्ट सरफेस हैं देखिए, एक ये वाली जो थिकनेस है यहाँ पे होल होगा, तो इस बोल्ट के बीच में और इसके थिकनेस के बीच में कांटेक्ट होगा। दूसरा सिमिलरली नीचे वाले प्लेट में भी होगा, ये जो इसका नीचे वाला इंटीग्रल पोर्शन है वहां पे भी होल होगा और वहां पे भी बोल्ट होगा, वो दोनों भी कांटेक्ट में आ रहे होंगे। और तीसरा ये जो प्लेट है, इस प्लेट में भी होल होगा और वहां से भी बोल्ट जा रहा होगा। तो जब आप इसको खींच रहे हो ना, तो वो भी कांटेक्ट में आ रहा होगा। मतलब इसका इस साइड वाला पोर्शन, बोल्ट के इस साइड वाला पोर्शन और ये हमारे प्लेट के इस साइड वाला पोर्शन एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे होंगे। जब ये इसको खींचेंगे, इसको कांटेक्ट में आएगा, तो इधर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन भाई साहब इसको क्या करेंगे, इधर खींचेंगे, तो ये वाला पोर्शन इस बोल्ट में टच हो रहा होगा। इसका जो होल का इधर वाला पोर्शन है वो भी टच हो रहा होगा। आप फील कर पा रहे होगे, नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे अच्छा डायग्राम है, आपको फील करा देगा। देखिए जब आप इसको इधर खींच रहे हो ना, फोर्स लगा रहे हो, तो अगर हम प्लेट की बात करें तो प्लेट क्या, ये वाली सरफेस इसके कांटेक्ट में होगा, आपके प्लेट के यहाँ पे होल है तो ये वाला कांटेक्ट में होगा। उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, ये वाली जो आप देख रहे हो, ये वाली जो सरफेस है, ये वाला और ये वाला सरफेस है, इसका ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो लाइन है उसे कांटेक्ट लाइन हम कह लेते हैं अभी के लिए। तो ये कांटेक्ट में आ रहा होगा। अगर इस बोल्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये आपका हो गया बोल्ट, यहाँ पे एक स्ट्रेस लग रही होगी कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेस लग रही होगी, एक यहाँ पे स्ट्रेस लग रही होगी और एक यहाँ पे स्ट्रेस लग रही होगी, जो इससे पहले भी मैंने बताया। तो वही 3 स्ट्रेस यहाँ पे आपको दिख रही हैं, 1, 2 एंड 3। और ये तीनों स्ट्रेस कैसी हैं, कांटेक्ट के वजह से है ना भाई। देखो ये सरफेस, इसका सरफेस इस बोल्ट के कांटेक्ट में आया, इसका सरफेस यहाँ पे बोल्ट के कांटेक्ट में आया, अगेन इसका सरफेस यहाँ पे बोल्ट के कांटेक्ट में आया, और यहाँ पे ये लूज होंगे क्योंकि देखो अगेंस्ट में खींचा जा रहा है ना। आप कहोगे कि बहुत अच्छी तरीके से टाइट किया गया है अगेन, बट यहाँ पे नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो होगा ना, थोड़ा सा सेपरेशन होगा, भले वो माइक्रो लेवल का हो। अगर सेपरेशन नहीं भी होगा तो स्ट्रेस नहीं आ रही होंगी क्योंकि प्रेशर उस साइड नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा होगा, इस लाइन पे स्ट्रेस आ रहा होगा, और यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा होगा, यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पे भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये वाला इधर लग रहा हो, ये वाली प्लेट इधर टच कर रही होगी, ये वाली इधर टच कर रही होगी और ये वाली इधर टच कर रही होगी। तो ये जो 3 स्ट्रेस है ना, इसे हम कहते हैं बियरिंग स्ट्रेस। अब कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे, इस बियरिंग स्ट्रेस को किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, जो चीज मैंने आपको बताया है वही चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया है। केल्विस विषय बेसिकली इसको हम कहते हैं, ये जो है आपको इसे हम कहते हैं केल्विस, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये चीजें जो मैंने आपको बताया वही चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है। उम्मीद है कि इसको आप माइंड में रखोगे, हालांकि आगे भी मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है, बियरिंग स्ट्रेस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है, जो फोर्स आ रहा है, इन शॉर्ट यहाँ पे जो बियरिंग फोर्स आ रहा है, यहाँ पे जो बियरिंग फोर्स आ रहा है और यहाँ पे जो बियरिंग फोर्स आ रहा है, डिवाइडेड बाय द बियरिंग एरिया कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बियरिंग स्ट्रेस मिल जाएगा।
बट यहाँ पे जो एरिया है ना, इसको फाइंड आउट करना, कॉन्टेक्ट एरिया, कितनी एरिया कॉन्टेक्ट में आ रही है उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा टीडियस होता है। यहाँ के लिए तो चलो आसान है, आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट हो सकता है कॉम्प्लेक्स शेप हो तो कहाँ कहाँ कॉन्टेक्ट हो रहा है वो आप फाइंड आउट ना कर पाओ। तो फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन हम क्या कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हम एरिया लेंगे वो प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, ठीक है। जो एक्चुअल एरिया है वो नहीं लेंगे, उस सरफेस को हम प्रोजेक्ट कर देंगे, जो प्रोजेक्टेड एरिया हमको मिलेगी वही हम ले लेंगे। तो जनरली देखो आप यहाँ पे एरिया प्रोजेक्ट करोगे तो ये भी रेक्टेंगल बनेगा, ये भी रेक्टेंगल बनेगा, ये भी रेक्टेंगल बनेगा। तो इन शॉर्ट जो हमारी बियरिंग एरिया है वो एक तरह की रेक्टेंगल बन जाएगी, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कब कौन सी एरिया में कौन सी हाइट होगी, कौन सी थिकनेस होगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको एवरेज बियरिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, एवरेज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा कुछ एजम्पशन है, हम वहां पे एक्चुअल नहीं ले रहे हैं, प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो वो एक तरह का एवरेज है, क्योंकि हर पॉइंट पे लग रहा होगा ना वो। इन शॉर्ट आप लोगों ने एक्चुअल और इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो वही वाला जंक्शन यहाँ पे भी है, डिवाइडेड बाय द टोटल बियरिंग फोर्स एफ बी बाई द बियरिंग एरिया एफ ए। ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, एफ ए नहीं ए बी, ए बी का मतलब है सिंपल बियरिंग और ए का मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया जिसपे वो की अप्लाई हो रहा है। तो ये फॉर्मूला हो गया, बहुत ही सिंपल, ये फॉर्मूला आप लिख लेना। सिंपल जो फॉर्मूला जनरली होता है वही वाला है, बट यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आप सिंपली जो लोड लगाया हुआ है उसको आप नहीं रख सकते, आपको देखना पड़ेगा कि कितना लोड उस एरिया पे आ रहा है, और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी एरिया यहाँ पे बियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी एरिया स्ट्रेस को बियर कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है फाइंड आउट करना, बाकी फॉर्मूला तो सबका ऐसे ही होता है। जैसे मैंने आपको कहा बियरिंग एरिया इज द नथिंग बट अ प्रोजेक्टेड एरिया। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। जैसे अगर हम यहाँ पे जो स्ट्रेस लग रही है, अगर यहाँ की हम बात करें कि यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो क्या होगी, तो देखो यही वाली तो प्रोजेक्टेड एरिया होगी, ये वाली, ये पूरी जो लाइन, ये जो पूरा रेक्टेंगल है यही तो प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये क्या है भाई, ये वाला क्या है आपके, ये जो बोल्ट है, ये जो बोल्ट है इसका डायमीटर ही तो है, तो ये तो हो गया डायमीटर। और ये क्या है, जो हमारा केल्विस है इसकी क्या है, थिकनेस है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, डी मान लेते हैं इसकी डायमीटर और टी मान लेते हैं इसका थिकनेस, और केल्विस कह रहे हैं मतलब सी ले लेते हैं, ठीक है। ये केल्विस तो सी ले लेते हैं, तो ये हो गया आपकी प्रोजेक्टेड एरिया फॉर द केल्विस, ठीक है। केल्विस ने जो हमारा बोल्ट पे बियरिंग स्ट्रेस अप्लाई किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब सेम यहाँ पे भी लग रहा होगा, तो यहाँ के लिए भी जो एरिया हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, अगेन डी इंटू टीसी हो जाएगी। ये भी एरिया कौन सी है, बियरिंग एरिया, ये जो सेकेंड पोर्शन है केल्विस का हमारे वो। अब जो थर्ड बियरिंग स्ट्रेस लग रही है वो यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे इसकी एरिया क्या हो जाएगी, देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, मतलब ये वाली पूरी एरिया है प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। मतलब आप बोल्ट को प्रोजेक्ट कर दो भाई साहब, और कुछ नहीं करना है। जो कांटेक्ट में सरफेस है यहीं पे तो देखोगे, थोड़ा 3D में आप देखोगे तो ये पीछे साइड बोल्ट की थिकनेस होगी, यही तो कांटेक्ट में है, यही तो कांटेक्ट में है। जब इसको प्रोजेक्ट करोगे तो ये वाला रेक्टेंगल आपको मिलेगा, ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल। तो ये वाले रेक्टेंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम ए बी की बात करें बार के लिए, मान लो प्लेट कह देते हैं, तो ए बी प्लेट के लिए, इस प्लेट के लिए हम बात करें तो प्लेट के लिए मतलब डायमीटर इसका हो जाएगा, और यहां पे आपके प्लेट की थिकनेस हो जाएगी ना, तो टी आप पी दे देते हैं, प्लेट की थिकनेस और डायमीटर अगेन आपका जो वही वाला डायमीटर है जो आपके बोल्ट का डायमीटर है। तो आपको एरिया पता चल गया। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इस पे प्रेशर कितना आ रहा है। तो जो इधर को शेयर स्ट्रेस लग रही थी, जो मैंने यहाँ के डायग्राम में आपको दिखाया था, यहाँ पे जो डायग्राम था देखिए, दो शेयर स्ट्रेस लग रही है ना, ये वाली, तो ये दोनों एक नेचर की हैं, ये इसके अपोजिट नेचर की है। तो यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस लग रही है, अब इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो प्रेशर आपने अप्लाई किया है, या ये वाला प्रेशर मान लो अपोजिट डायरेक्शन वाला, तो ये अब दोनों एक्शन और रिएक्शन ही है, ठीक है। तो कोई को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, और मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो होगा एफ की वैल्यू, एफ बी की वैल्यू, मतलब एफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, P/2 हो जाएगा ना। देखो जो भी प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, ये प्रेशर कुछ ये बियर करेगा, कुछ ये बियर करेगा। अगर हम यूनिफॉर्म मान के चलते हैं, दोनों में जो
चीज़ें हैं, मतलब यूनिफॉर्म है, कहीं पे सेंट्रिसिटी नहीं है, तो ये क्या दोनों इक्वली बियर करेंगे। तो दोनों इक्वली बियर करेंगे तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, P/2 हो जाएगी। तो अगर हम ये फाइंड आउट करें कि जो बियरिंग है आपके केल्विस में वो हो जाएगी P/2 और एरिया क्या हो जाएगी आपकी, एरिया D×TC, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बियरिंग स्ट्रेस। यही वैल्यू यहां के लिए भी आएगी। तो हम ये मान लेते हैं कि ये पहला हो गया जैसे हमने वहां पे लिखा था, और ये सी दूसरा हो गया, इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। तो ये आपका आ गया 2। अब यहां पे जो स्ट्रेस लग रही है इस साइड में, जो मैंने आपको दिखाया था, इस साइड वाली स्ट्रेस बेसिकली, इस साइड वाली स्ट्रेस जो लग रही है, यहां पे प्रेशर कितना होगा, जितना भी प्रेशर ये अप्लाई कर रहे हैं यही पूरा बियर कर रहा है, मतलब FB = यहां पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो सिंपल अगर हम प्लेट की फाइंड आउट करें बियरिंग स्ट्रेस, तो प्लेट के लिए ये P हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई TC करना है ना हमको, TC/D। TC आपको पता ही है, TC है क्या, थिकनेस ऑफ प्लेट, और D आपको पता ही है, यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा देता हूँ, D इज द डायमीटर ऑफ द बोल्ट। तो आपको पता चल गया जो तीनों बियरिंग स्ट्रेस यहाँ पे आ रही थी, ये वाली और ये वाली 1 2 3 वाली, ये तीनों बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी आपको पता चल गया। सिंपल है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है 1 by 1 करके, आप देख लेना एक बार, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हट जाएंगी जब मैं आपको PDF शेयर करूँगा। तो ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो ना। चलिए, ये बेसिकली यहाँ पे जो थिकनेस लिखा हुआ है ना, ये इस रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल में 2 चीज़ें हैं, एक विड्थ होगी एक हाइट होगी, और इस केस में हाइट क्या हो जाएगी, जो हमारी केल्विस की थिकनेस है वही हो जाएगी, और नीचे वाली बार के प्लेट के केस में जो प्लेट की थिकनेस है वो हमारे रेक्टेंगल की हाइट हो जाएगी, और जो विड्थ हो जाएगी हमारे बोल्ट का डायमीटर हो जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बस दैट्स इट, यही है बियरिंग स्ट्रेस। आपको प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ने में, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना देते हैं, छोटी सी वीडियो आएगी, बस जैसे नॉर्मल स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस है, वैसे ही बियरिंग स्ट्रेस है। बस आपको प्रोजेक्टेड एरिया फाइंड आउट करना है और थोड़ा सा यहाँ पे देखना है कि कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब कौन सा फोर्स बियरिंग फोर्स बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। सिंपली लोड को आपको डिवाइड नहीं कर देना है एरिया से। पहला जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस है क्या, स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन टू कंपोनेंट हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। बिल्कुल यही वाला ऑप्शन सही है। दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट में जो प्रेशर होता है उसी को हम बियरिंग स्ट्रेस कहते हैं, और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, ठीक है। रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा तो बियरिंग स्ट्रेस आएगी नहीं, आएगी ना, कोई प्रेशर ही नहीं आएगा तो बियरिंग स्ट्रेस क्यों आएगी यार, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व करना है, काफी बड़ा लिखा हुआ है बट इतना घबराने की जरूरत है नहीं, आप इसको एक बार रीड कर लेना। आपसे यहाँ पे पूछा गया है, जो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द अलाउबल वैल्यू ऑफ टेंसाइल लोड P इन द हैंगर इफ द अलाउबल बियरिंग स्ट्रेस बिटवीन द हैंगर एंड द बोल्ट इज 200 मेगा न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बस यहाँ पे वो डायग्राम है और यहाँ पे आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू दिया गया है 200 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किसके किसके बीच में, हमारे बोल्ट के बीच में और जो हैंगर है जिस पे लटकाया जा रहा है उसके बीच में। यहाँ पे B2 की वैल्यू आपको दिया गया है, B2 = 3 सेंटीमीटर। B1 की वैल्यू भी आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ये कम ज़्यादा कुछ तो नहीं है, हाँ ठीक है, चलिए चलता है ना। ये जो सपोर्ट है ये इसकी विड्थ कम है, यहाँ पे जो प्लेट है इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, और ये हमारे कैलकुलेशन में आएगा भी नहीं, हमको लेना देना भी नहीं है। यहाँ पे जो T है थिकनेस दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। आगे आप रीड कर लेना, इसी की थिकनेस दिया गया है कि जो हैंगर है उसकी थिकनेस है 1.5 सेंटीमीटर। डायमीटर भी आपको दिया गया है, जो बोल्ट है उसका डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर। आपसे बोला है कि ये जो बोल्ट है और ये जो प्लेट है या हैंगर है व्हाट एवर दैट, इन दोनों के बीच की जो अलाउबल बियरिंग स्ट्रेस है दैट इज 200 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना लोड आप अप्लाई कर सकते हो। तो वेरी सिंपल, हमको पता है बियरिंग स्ट्रेस B = FV डिवाइडेड बाई AB, बहुत ही सिंपल। ये आपको दिया गया है भाई साहब, ये दिया गया है 200 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आपको FV फाइंड आउट करना है। देखिए
यहाँ पे यही वाली एरिया की हम बात कर रहे हैं ना, यही वाली एरिया की हम बात कर रहे हैं। इस बार के बीच में, बोल्ट के बीच में यही एरिया है। इस एरिया, ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है यही होगी ना प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया में इसकी थिकनेस आ रही है और बोल्ट का डायमीटर आ रहा है। दोनों चीज़ें हमको पता हैं। तो बोल्ट का डायमीटर कितना दिया गया है आपको, दैट इज 2.5 मल्टीप्लाई इसकी थिकनेस कितना दिया गया है आपको 1.5। चूंकि मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻⁴ रख लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एफ बी इक्वल टू कितना है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बचेंगे ये, बाकी 4 तो 4 कैंसिल हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, इधर कर दो, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कुछ 5, 7.5। तो ये हो जाएगा आपका 7.5 मल्टीप्लाई 2 यहाँ का बचा है, 2 यहाँ का 10⁻⁴ न्यूटन। तो ये हो गया आपका फोर्स। या फिर इसे आप ऐसे भी कह सकते हो 75 किलो न्यूटन। तो इतना आप टेंसाइल फोर्स उस पर अप्लाई कर सकते हो या फिर टेंसाइल लोड उस पर अप्लाई कर सकते हो जिसको वो बियर कर सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा तो इसी तरीके के शॉर्ट कैलकुलेशन के क्वेश्चंस रहेंगे, भले वो लंबा चौड़ा लिखा हो, बट डरना नहीं है। एक बार आपको रीड कर लेना है, अगर समझ में आता है तो सॉल्व कर लेना है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि बियरिंग स्ट्रेस आपका क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपके मन में कोई डाउट छूट गया है तो जरूर मैसेज करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।